हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यूजीसी नेट जेआरएफ और नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और जिसको अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं और जिसका शॉर्ट फॉर्म है ये आप लोग देख सकते हैं ICT। ठीक है, तो अब से हम लोग पूरा नाम यूज करने की जगह ICT ही प्रयोग करेंगे। और जो हम लोग का यूनिट नंबर 8 है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा और आगे कैसे क्या पढ़ेंगे इस पे थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। इसके बाद हम बताएंगे आगे की प्रक्रिया कैसे चलानी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक यूनिट क्रम में जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी का वो बटा हुआ है 10 यूनिट में। तो हमने लगातार 4 यूनिट क्रम वाइज स्टार्टिंग से, जिसमें शिक्षण वाला, फिर शोध, फिर बोध, उसके बाद संप्रेषण, और उसके बाद आप लोग राजेश सर से मैथ पढ़े थे जो तर्क बुद्धि संगत वाला जो है आपका गणितीय तर्क वाला। और तो 5 यूनिट हम लोग लगातार स्टार्टिंग से समाप्त कर चुके हैं। तो आज की क्लास में उसके बाद का जो यूनिट है 5 के बाद 6 और 7 तो आप लोगों को राजेश सर पढ़ाएंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। और हम 8 नंबर फिर पढ़ा रहे हैं और इसके बाद बाकी का जो यूनिट बचा है उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही था दोस्तों कि क्या कैसे हम लोग को पढ़ना है। तो आज उसमें यूनिट नंबर 8 है। आप लोग घबराइएगा मत, अगर जो दोस्त हमसे कंटिन्यू बने हुए हैं सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जाएगी। तो हम लोग को यूनिट नंबर 8 में क्या क्या पढ़ना है इस पर हम लोग पहले चर्चा कर लें। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक करके, जैसा कि प्रत्येक क्लास में हम लोग पढ़ते आते हैं वैसे शुरू करेंगे। तो चलिए अब से हम लोग इस चैप्टर को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ICT के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, तो जिसको हम अब जब भी यूज करना होगा तो शॉर्ट फॉर्म में हम ICT आप लोग के साथ बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोला जा रहा है या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जिसका जो पक्ष ज़्यादा मजबूत होगा, जिसका अंग्रेजी होगा तो वो अंग्रेजी वाला समझ लेगा, जिसका हिंदी होगा वो हिंदी समझ लेगा, बाकी जहाँ नहीं समझ में हम है ही। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर 8 का स्टार्ट आज से हम लोग करते हैं और देखते हैं। जैसे पहले हम लोग चर्चा कर ले कि हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि सबसे टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है ICT सामान्यता, संक्षिप्तता और शब्दावली। ठीक है, दूसरा हम लोग का जो टॉपिक है वो क्या है, इंटरनेट की मूल बातें। इंट्रानेट है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट है ना कि इंटरनेट, इंट्रानेट ही है। उसके बाद ईमेल क्या होता है, फिर ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। आप लोग जो समझ रहे हैं वो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत से मन में फटाक से चला होगा, अरे वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं, ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले, मतलब उच्च शिक्षा जो शिक्षण जो है उसमें डिजिटल पहल की, मतलब चाहे डिजिटलकरण में क्या फ़ायदा क्या नुकसान, ये सारी चीज़ें। और ICT और शासन। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और शासन। तो ये रहा 4 टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ICT सामान्यता, संक्षिप्तता और शब्दावली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये 1 नंबर जो आप लोगों का टॉपिक है। तो ठीक है, ये मोटा मोटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं ICT संक्षिप्तता और शब्दावली। और जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने, सुधार करने तथा प्रेषित, मतलब सेंड करने एवं प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो ये 2 लाइन आप लोग चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सॉरी दोस्तों, एक चीज़ होता है ना कि सामने वाला आप पे प्रभाव जमाने के लिए सीधे सीधे पूछ देता है। चलो जैसे संप्रेषण हम लोग पढ़ रहे थे, तो संप्रेषण में हमने आप लोग को बहुत अच्छे से बताया था संप्रेषण क्या है। उसी तरह कोई पूछ देगा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है, ज़रा बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, खट से ही 2 लाइन का परिभाषा उठाएंगे और बोल देंगे। अब आगे देखिए, इसी में इस तकनीकी में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग नेटवर्क, हार्डवेयर तथा अनावश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार का संचालन, ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है ICT में। तो
जिनका प्रयोग नेटवर्क, हार्डवेयर तथा आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार संचालन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हम लोग से यूजीसी पूछ सकता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो हम लोग को महत्वपूर्ण की चीज़ें होगी उस पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, आईसीटी का मतलब विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग। तो आइए हम लोग देख सकते हैं किस क्षेत्रों में और कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए, जैसा कि है कि विभिन्न क्षेत्रों में आईसीटी के उपयोग निम्नलिखित है और कैसे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पहला जो क्षेत्र है उसको हमने शिक्षा का उठाया है। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हैं, जैसे कि आईसीटी का उपयोग करते हुए शिक्षक ग्राफिक, वीडियो और एनिमेशन का उपयोग करके सबसे जटिल अवधारणा को सरल तरीके से समझाते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे कि जैसे मान लीजिए अभी हम ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो मान लीजिए ये तो नॉर्मल है, लेकिन दे रहा है कि आईसीटी का प्रयोग करते समय जैसे मान लीजिए जैसे बच्चों को समझाना है, सबसे आसान तरीका कहा जाता है ना कि अगर बच्चों को आप पढ़ा रही तो किसी को भी पढ़ा लेंगे। तो अगर उनको एनिमेशन, कार्टून और ग्राफिक्स वीडियो के जरिए हम लोग चीज़ों को समझाएं तो उनके माइंड में ज़्यादा जल्दी बैठेगा। और ये हम लोग के भी साथ है, बड़ों को भी। तो किसी चीज़ को हम लोग बताने के बजाय उसको दिखा के अगर हम लोग समझाएं तो बहुत जल्दी बैठता है, तो इसका प्रयोग उधर हो सकता है। दूसरा है नोट रीडिंग, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट आदि छात्रों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जैसे हम लोग असाइनमेंट वगैरह लिखते हैं या नोट्स कोई बनाना हो तो इसमें इसका बहुत उपयोग है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही कहीं ना कहीं वीडियो से आप लोग क्लास कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटरनेट डाटा समाप्त हो जाता होगा जिस दिन आप लोगों का, उस दिन फिर वीडियो नहीं आप लोग कर पाते होंगे क्लासेज, सोचते होंगे चलिए अगले दिन करेंगे। तो ऐसा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम लोग शिक्षा के बाद चले स्वास्थ्य के क्षेत्र पे बात कर लेते हैं 2 लाइन। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है, तो आईसीटी रोगों की सुरक्षा, नवीनतम तकनीकी में अपडेट करने और आंकड़ों पर ज्ञान रखने में मदद करता है। और अगला है कि स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में आईसीटी बीमारियों को कम करने और नष्ट करने के लिए संभावित रोकथाम के उपायों को खोजने में मदद करता है। ठीक है, तो ये रहा 2 पॉइंट स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अगला हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी के क्षेत्र में बात कर लेते हैं। जो हम लोग लाइब्रेरी यूज करते हैं तो उसके क्षेत्र में तो देख लीजिए, जैसा कि 3rd पॉइंट है कि लाइब्रेरी के क्षेत्र में आईसीटी का क्या प्रयोग है। तो आईसीटी पुस्तकों की खोज और चयन, आवश्यक आपूर्तिकर्ताओं की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आदेश रखने, प्राप्त करने और कंटेंट की रिकॉर्डिंग रखने आदि में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है लाइब्रेरी वाले में कि डिजिटल लाइब्रेरी में बिल, रजिस्टर्ड, अन्य रजिस्टर्ड वेंडर को सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में बनाए रखता है या रखना आसान होता है आईसीटी के जरिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ लाभ रहे लाइब्रेरी के क्षेत्र में या कैसे प्रयोग किया जाता है आईसीटी को। नेक्स्ट है शासन के क्षेत्र में, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो शासन के क्षेत्र में कैसे उपयोग किया जाता है आईसीटी का, तो आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ प्रमुख पॉइंट शासन के क्षेत्र में। अब इसके बाद हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईसीटी के लाभ के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ हानि देख लेंगे इसके। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग लाभ देख लेते हैं इसके आईसीटी के। तो क्या है, जिससे संचार की तीव्र गति, तेजीपन आ गया है दोस्तों। जब से कह सकते हैं कि इसके द्वारा धन का, समय का बचत की जा सकती है, क्योंकि यह जानकारी भेजने तथा साझा करने के लिए बहुत ही तीव्र माध्यम हो गया है। पहले हम लोग गाना भी सुने हैं कबूतर जा जा, तो पता नहीं कबूतर जाएगा नहीं जाएगा, कब तक जाएगा, लेकिन अब तो एक मैसेज टिक से किए और आपका यहाँ अंगूठा दबा नहीं, वहाँ पे खट से समाचार चला गया। हाँ, कहाँ मिलना है, चलिए यहाँ पे मिलना है, आ जाइए साहब। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई है। तो वही है संचार की तीव्र गति। अगला है लागत प्रभावशीलता। तो मतलब दोस्तों कह सकते हैं लागत प्रभावशीलता के क्षेत्र में कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सूचना का हस्तांतरण बहुत सस्ता व सुगम हो गया है। ठीक है, जो पहले लागत था किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई सूचना देना होता था एक सामान्यता, तो किसी आदमी को पकड़ना, फिर उसके द्वारा सूचना भिजवाना और जाने में भी टाइम लगेगा और फिर उसको कुछ उसका खर्चा भी देना पड़ता था, तरह तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अब क्या है, अब ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो गई है। ठीक है, व्यापक उपलब्धता, ये आप कभी भी जब चाहें तब मैसेज भेज सकते हैं, ये भी बात है। और नई नौकरियों का निर्माण,
तो ये भी दोस्तों ICT के आने से एक चीज़ है नई नौकरियों का, जैसे कि बहुत सारी क्षेत्र में आप लोग देख सकते हैं कि जो नहीं पॉसिबल था वहाँ भी अब एक नौकरी के तौर पे चीज़ें हो गई है ऑनलाइन के चलते। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अमेजन, ईबे, ई-कॉमर्स साइट्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे नौकरियाँ मिला है, जैसे जोमेटो, ये सब वगैरह चीज़ें हैं ऑनलाइन ख़रीदारी बेचना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अमेजन से आप लोग मंगा रहे हैं कोई सामान, तो हम लोग क्या करते हैं, बस घर से बैठे एक टाइप करते हैं कोई सामान का, बाई कर लेते हैं। लेकिन उसमें प्रोसेस में एक बार आप लोग ध्यान दीजिए कि आपका सामान जहाँ जगह पे है वहाँ पे पहले आपकी सूचना गई, तो वहाँ पे कंप्यूटर पे कोई बैठा है तो उसको एक जॉब मिला, फिर वो वहाँ पे आपका जो भी ले रहा है सर्विस, आपसे जो बुक किया उसका लिस्ट बनाया, फिर वो किसी को दिया, वो आपका सामान पैक किया, फिर वहाँ से चीज़ें चली, तो कुरियर वगैरह हुआ, फिर आते आते फिर आपको घर पे डिलीवर करने आता है। तो इसमें कितनी प्रक्रियाएँ चलती है, तो एक नई नौकरी का इजाद हुआ और कई रूपों में, ठीक है। इसी तरह तमाम चीज़ें जोमेटो, स्विगी और तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं, तो जो इस तरह के नौकरियाँ जिसमें है ऑनलाइन, तो एक ये चीज़ें हैं। चलिए अब हम लोग बात कर सकते हैं इसकी हानि की, कि भाई हानि क्या है। ये तो लाभ हो गया, तो हानि में भी देख सकते हैं जैसे बेरोजगारी। अब ऑनलाइन आने से बहुत सारे जगह बेरोजगारी भी हो गई है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जैसे सूचना वाला आदान प्रदान वाला जो बात कर रहे थे कि किसी आदमी के द्वारा मान लीजिए भिजवाया जाता था सूचना, एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन अब क्या है आपके पास फ़ोन है, तुरंत निकल रहे थे। तो बहुत सारे चीज़ें जो है इसके चलते, जहाँ अब एक कंप्यूटर कितना काम आप लोग का कर सकता है, डाटा रख सकता है, उसके लिए पहले एक मुंशी रखा जाता था आपका नियमित रूप से, कि वो आपका कार्यभार, लेखा जोखा सब सामान रखे। तो अब क्या है कि आपके पास कंप्यूटर है, चलाक से करे आप उसमें डाले, टक से आपका पूरा डाटा निकल आया, चाहे चीज़ें निकल आई। तो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारे पद आपका ये कंप्यूटर के या टेक्नोलॉजी आने के चलते ये चीज़ें समाप्त भी होती जा रही है, तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। अगला है नौकरी की सुरक्षा का अभाव। ये भी है, जितना ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, जितनी सरलता से हो पा रही है, वहाँ पे नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है पहले जैसे कि। अब जैसे कि तमाम चीज़ें आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में भी जैसे चीज़ें चल रही है, गोपनीयता की कमी। अब ये भी चीज़ें होगी, आजकल देख ही रहे हैं आप लोग कैसे किसी चीज़ को हैक कर दिया जा रहा है, ईमेल, मेल या अन्य चीज़ें। साइबर क्राइम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, आपको फ़ोन करके OTP लिखे कैसे कैसे तरीका चीज़ें से पूरा इसका कह सकते हैं कि साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ा है इस पर। और चीज़ें अब आप घर पे ही हैं तभी भी आपके बैंक से पैसे कट जा रहे हैं। दैनिक जीवन में बाधाएं, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी बाधाएं भी आ गई हैं। और कैसे, जैसे कि साइबर क्राइम अगर बढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर वायरस, वार्म ट्रांजैक्शन आदि, तो इस तरह के अलग अलग चीज़ें हैं जो हम लोग को हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ICT के जरिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब कंप्यूटर पे बात करते हैं कि अब इसके बाद जो ICT के बारे में मोटा मोटा पढ़ लिए, लाभ हानि और इसका उपयोग कहाँ कैसे है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगला जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर। तो ICT में नेक्स्ट जो पॉइंट है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बारे में हमें लग रहा है कि जहाँ तक मोटा मोटा सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते ही होंगे, क्योंकि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है। तो देख लीजिए, फिर भी हम बता रहे हैं। चलिए, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो परिभाषा भूल गए होंगे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्योंकि अब हम लोग जिस लेवल पे आ गए हैं यहाँ ये नहीं पूछा जाता है कंप्यूटर किसे कहते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट, उनके काम और उन कामों का, चाहे किसी चीज़ पे इनपुट वगैरह अलग अलग चीज़ें पूछ दी जाती है, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर भी परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग फिर बचपन की यादें ताज़ी हो जाए। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के रूप में डाटा संग्रह करके डाटा प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। आगे है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से शब्द से हुई है, और सामान्यतः जिसका अर्थ गणना या इसे गणक यंत्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जिसी क्वेश्चन बना सकता है इसका परिभाषा से ध्यान दीजिएगा कि ये किस लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। एक तो ये हो सकता है, वहाँ कंप्यूटर का स्पेलिंग आगे पीछे देके या दो चार नाम दे सकता है, और दूसरा है कि इसे गणक यंत्र भी कहते हैं। तो गणक यंत्र किसे कहते हैं, कंप्यूटर और तमाम चीज़ें, माउस, मॉनिटर, ऐसी चीज़ें बदल बदल के दे देगा, या टीवी। तो एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर के वर्गीकरण। तो
देख सकते हैं कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे और किसके आधार पर हुआ और कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण, तो अगर आकार के आधार पर हम लोग बांटते हैं कंप्यूटर को, तो आप लोग देख सकते हैं कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 है। ठीक है, तो अब अगर पूछे कि आकार के आधार पर निम्न में से कौन कौन से कंप्यूटर है, तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि आकार के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के सामने आकार के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार, उनके नाम। उद्देश्य के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं उद्देश्य के आधार पर 2 हैं, और कौन कौन से हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो ये 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। जैसे कार्य के आधार पे, तो कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 हैं, और कौन कौन से, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये रहे कुछ प्रमुख पॉइंट। ठीक है, कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है और आप लोग देख लिए कौन कौन से थे। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद कि अब कंप्यूटर के अवयव, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसको हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के अवयव को। ठीक है, तो ये क्या होता है। अब जो लोग अवयव नहीं समझ पा रहे होंगे तो उनको हम बता दें कि इसका अंग्रेजी होता है कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंपोनेंट्स इसका अंग्रेजी होता है अवयवों का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के प्रमुख अवयव क्या कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो इसके अवयव निम्नलिखित हैं, तो कौन कौन से हैं। पहले इनपुट, अभी जो बात कर रहे थे इनपुट यूनिट। ठीक है, तो इनपुट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के यूनिट में इनपुट में कीबोर्ड, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, पॉइंटिंग डिवाइसेज, माउस और आदि, ये सब इनपुट डिवाइस जो होता है उसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आउटपुट यूनिट के संदर्भ में चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, प्लास्टर आता है, स्पीकर आता है और प्रोजेक्टर और आदि। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आते हैं आउटपुट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, आप लोग सुने होंगे नाम भी इसका, CPU। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कहते हैं, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो दूसरा आता है जिसको CPU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। तो हम लोग को मोटा मोटा बस याद रखना है कि किसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती है, क्योंकि देखिए यूजीसी जो हम लोग से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी हम लोग इनपुट पढ़े, यहाँ पे रुकिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे, ध्यान दे दीजिएगा, इनपुट पढ़े, तो अब दे देगा कि निम्नलिखित में से इनपुट यूनिट में आते हैं, वहाँ पे 5-6 नाम दे देगा और हम लोग से कूट में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ देगा। तो हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं पेपर, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वैसे ही इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ना कि उसकी परिभाषा और डीप में जाकर पूछेगा। ठीक है, कि कीबोर्ड की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हैं मोटा मोटा वही चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, जो 4 नंबर पे आता है मेमोरी यूनिट, ध्यान दीजिएगा। तो मेमोरी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है, और कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला आता है प्राइमरी मेमोरी। ठीक, तो प्राइमरी मेमोरी में भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, रैम और रोम। जब सिंपल सी बात है, रैम रोम हम लोग कहाँ देख सकते हैं, जब आप लोग फ़ोन लिए होंगे तो कितनी GB रैम है, कितनी GB रोम है, ये ज़रूर देखते हैं। ठीक है, रोम को तो कोई ध्यान नहीं देता, रीड ओनली मेमोरी जिसको कहते हैं, लेकिन रैम को कहते हैं कितना GB रैम है, कहते हैं ना, तो वही चीज़ें हैं प्राइमरी मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, और रोम जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों इसके नाम फुल फॉर्म भी है और प्राइमरी मेमोरी के प्रकार भी है। ठीक है, और जब दूसरी जो मेमोरी का पार्ट होता है वो क्या होता है, तो वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, उसका नाम ही है सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के ये दोनों प्रकार थे, अब सेकेंडरी में देखेंगे तो इसका जो होगा, तो इसमें है मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, और मैग्नेटिक स्टोरेज के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं जो वो है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये 3 चीज़ें आती है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि सेकेंडरी मेमोरी के जितने प्रकार है, जैसे मैग्नेटिक है, स्टोरेज है, ऑप्टिकल है,
तो इसमें से इनके भी अलग अलग प्रकार हैं। जैसे मैग्नेटिक में क्या क्या आता है, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। इसी तरह ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या क्या आएगा, सीडी आएगा। सीडी को आप लोग को एक बार बता दें कि सीडी क्या होता है। हम लोग बचपन में खुद सीडी, वो आता था ना 5 रुपये का कैसेट, जाके लेके उसको भाड़े पे है, मतलब जिसके पास सीडी होती थी और लगा के मूवी देखते थे। अलग अलग कह सकते हैं, किसी भाई कोई धनवान है तो उसके यहाँ तो खरीद के आ जाती थी पूरी डिस्क, लेकिन हम लोग क्या करते थे, जाके खरीदते थे। ब्लू रे डिस्क आता है और एक डीवीडी आता है। जब सीडी का ज़माना चला गया, मतलब थोड़ा सा आगे हुआ, तो अब डीवीडी आने लगा, जिसमें एक ही डिस्क में 4-5 मूवियाँ होती थी इस तरह का, या 2 या 3 मूवी। ठीक है, तो सीडी डीवीडी इन सब से आप लोग रूबरू होंगे, क्योंकि हम लोग ऐसी पीढ़ी के हैं जो संघर्षशील कुछ नयापन आ रहा है उसको भी देख रहे हैं, जो पुराना छूट रहा है उसको भी देखते जा रहे हैं। तो ये कमाल के हम लोग जनरेशन है, हम अपनी जनरेशन के हम लोग की बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो पेन फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव और या मेमोरी कार्ड, जो आप लोग में मोबाइल में यूज करते हैं। अब तो वो भी नहीं आ रहा है, अब तो इंटरनल ही इतना आ जा रहा है कि कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगा रहा है। फिर बाय द वे पेन ड्राइव का भी तो काम आ ही जाता है, और कुछ नहीं तो पेन ड्राइव का यूज तो आप लोग शादियों के आप लोग की जो शादी होगी तो उसका रखने के लिए सुरक्षित वीडियो रखेंगे। बाकी उसके अलावा भी अब तो नई अपडेट चीज़ें आ गई है कि अब पेन ड्राइव के अभी तो तमाम तरह के ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट स्टोरेज होता ही है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो देखते हैं कि इसके बाद कौन सा पॉइंट आ रहा है। तो इसके बाद मेमोरी की इकाइयाँ आइए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट क्या PDF डालेंगे ही आप लोगों का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे इसका। जो हमारे दोस्त नए हैं उनको एक बार हम बता देना चाहेंगे कि दोस्तों आप लोग अभी वीडियो पर अगर पहली बार जुड़े हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरी PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए नीचे टेलीग्राम लिंक डाल देते हैं। आप लोग वहाँ ज्वाइन करके जाके आज तक जितनी क्लासेज हो गई है सबका PDF वहाँ पे डाल दिया जाता है, और जैसे आगे क्लासेज होगी सबका PDF डाल दिया जाएगा, या तो वो प्रैक्टिस सेट का हो या ऐसे क्लास चल रही हो या कुछ और भी क्लासेज जो इंपॉर्टेंट चलती हैं, सबका PDF डाल दिया जाता है। तो देखिए ये रहा मेमोरी की इकाइयाँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछ देता है एक बिट में कितना बाइट और वगैरह वगैरह, एक बिट्स में कितना बाइट, तो ये आप लोग देख सकते हैं, हमेशा पूछता है कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन। तो ये रहा एक पूरा, उसका हमने एक संग्रह ही इकट्ठे बना दिया है। जैसे कि देख सकते हैं, एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट में 0-1 होता है, 8 बिट में 1 बाइट मतलब 2 निबल। अगला है 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट मतलब 1 KB, 1024 KB में 1024 KB में 1 MB समझ सकते हैं आप लोग, और MB को पूरा फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो 1024 मेगाबाइट में 1 GB, और 1024 गीगाबाइट, GB को गीगाबाइट कहते हैं, तो 1 टेराबाइट होता है। और 1024 टेराबाइट में 1 पेनाबाइट। ठीक है, और उसके बाद 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट, और उसके बाद 1 एक्साबाइट में 1 जेटाबाइट, और फिर 1024 जेटाबाइट में 1 योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट में 1 ब्रोटोबाइट और 1 ब्रोंटोबाइट है, और फिर 1024 ब्रोंटोबाइट में 1 GO बाइट। तो ध्यान दीजिए, हम लोग कितना लंबा तक सोचा है, मतलब पढ़ा है। हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएंगे मोबाइल में तो 1028 GB मिलता है, 256। हाँ, कोई ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन वगैरह वाला होंगे तब कुछ ज़्यादा मिल जाएगा, पर 256 512 GB ज़्यादा से ज़्यादा 1 TB मान लीजिए, अगर ज़्यादा ज़्यादा मिल रहा है, पर 1 TB आपका आके यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद भी अभी देखिए आने वाले जनरेशन में ये भी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को फ़ोन में मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये रहा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग को याद करना चाहिए, जो पेपर में पूछ सकता है। चलिए अब हमने इसके बाद जो चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, तो आता है डाटा निरूपण। ठीक है, जिसको डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, डाटा निरूपण क्या होता है।
तो कंप्यूटर डाटा निरूपण के लिए बाइनरी भाषा का प्रयोग करता है। उपयोगकर्ता कंप्यूटर को जो भी डाटा या निर्देश इनपुट के रूप में देता है या कंप्यूटर में जो भी आउटपुट प्राप्त करता है वह अक्षर, संकेत, ध्वनि या वीडियो के रूप में होता है। इन सभी डाटा या निर्देशों को पहले बाइनरी भाषा में बदलना पड़ता है। तो ये होता है आपका डाटा निरूपण। अब इसके बाद कोई खास नहीं है, इससे बस उसमें एक नहीं होता है, एक सीक्वेंस अगर चलता है तो बीच में कोई चीज़ें छोड़ी नहीं जाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बहुत से लोग मैथ में भी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो आज हम लोग कंप्यूटर वाला नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, और ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संख्याओं का समूह होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में किसी डाटा के निर्देश को व्यक्त करने के लिए करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आंतरिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए बाइनरी भाषा का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज ही अलग होती है दोस्तों। अगर हम लोग को ऊपर से लगता है कि वहाँ पे अगर हम लोग लिख दिए आपका नाम, जैसे मान लीजिए आपका नाम एक, हाँ जैसे वैशाली जी हमें मैसेज करते रहती हैं हमेशा उस पर वीडियो पे कि सर अच्छा लगा वीडियो, तो थैंक यू वैशाली जी। तो मान लीजिए वैशाली जी का ही नाम लिखा जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे वैशाली नहीं लिखा जाता है। ठीक है, वहाँ पे वैशाली ऊपर से हम लोग देखते हैं कि जो रहता है उस पर हम लोग टाइप करते हैं, लेकिन वहाँ पे दरअसल क्या होता है कि कोड एक होता है कंप्यूटर का, वो टाइप होता है, फिर वहाँ पे स्क्रीन पे वो चीज़ें हम लोग को दिखाई देती है। वो तो हम लोग की सुविधा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कीबोर्ड लगा होता है नाम का, ठीक है, और हम लोग को टाइप करना होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही मैसेज वगैरह करते रहिए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, ताकि आप लोगों का भी नाम हम क्लास में लें। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे चलिए क्लास भी करते रहें। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है क्लास करना, बाकी अपना तो चीज़ें है ही। चलिए सफ़र लंबा है, हम लोग बने रहेंगे ऐसे ही, तो नाम क्या है, मुलाकात भी हो जाएगी आप लोगों से। चलिए संख्या पद्धति के प्रकार, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के प्रकार। तो संख्या पद्धति के प्रकार में कौन कौन से चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो इसके प्रकार में सबसे पहला जो आता है, देखिए कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो पद्धति है वो है बाइनरी या द्विआधारी संख्या पद्धति। ठीक है, बाइनरी या द्विआधारी संख्या पद्धति। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या होता है। तो इस संख्या पद्धति में केवल 2 अंक होते हैं, और कौन कौन से, 0 और 1, ध्यान दीजिएगा, जिस कारण इसका आधार 2 होता है, इसीलिए इसे द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति कहते हैं। और कहा जाता है उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 से 1 लिखा है, तो इसका जो आधार होगा वो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 बाइनरी नंबर के आधार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे कि दशमलव या दशमिक संख्या पद्धति पढ़ते हैं। तो इसको देखते हैं ये क्या होता है, जो दूसरा प्रकार है संख्या पद्धति का। तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को दशमिक या दशमलव संख्या पद्धति कहा जाता है। इस संख्या पद्धति में 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो 10 अंक पड़ेंगे। तो 10 संख्या मान होते हैं, जिसका कारण इस संख्या का आधार, पद्धति आधार 10 होता है। ठीक है, तो दशमलव पद्धति में संख्या का आधार क्या होता है, 10 होता है, और बाइनरी में क्या होता है, तो 2 होता है। तो हम लोग को ये याद रखना है। उबना का मतलब बोल रहे हैं कि आप लोग क्लास उबिएगा मत, बात या ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही है, ऊपर से निकल रहा है, या ये चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आ रही है तो बीच बीच में थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बाइनरी संख्या पढ़े तो उसमें क्या आधार था, उसका 2। इसी तरह दशमलव में क्या है, तो 10। ये चीज़ हम लोग को याद रखते हैं। बाइनरी वाला में कौन कौन से 2 अंक थे, तो 0 और 1 थे। यहाँ पे क्या है, तो 0 और 9 है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को थोड़ा माइंड में ध्यान में रखना है। यही चीज़ें वहाँ पे आप लोग से जीसी पूछेगा कि किसमें कितना संख्या का आधार है और निम्नलिखित में से कौन सा संख्या का आधार नहीं है, ऐसे बाइनरी करके। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3rd नंबर पढ़ेंगे। 3rd नंबर क्या है, ऑक्टल या अष्टाधारी संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस संख्या पद्धति में 0 से 7 मतलब 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण इस संख्या का आधार क्या होता है, 8 होता है। और नाम से भी दोस्तों एक चीज़ें क्लियर हो जा रही है। जैसे बाइनरी में 2, तो वहीं थोड़ा बाइनरी है या द्विआधारी कहा जाता है, तो 2, दशमलव में 10, ऑक्टल में 8।
ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद इसके जो हेडिंग है वो बता रहे हैं कि हमारे में कितने अंक है। और ऑक्टल संख्या पद्धति इसलिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें किसी भी बाइनरी संख्या के छोटे रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट है हेक्साडेसिमल या सट्टासमिक संख्या पद्धति, तो हेक्साडेसिमल नाम से ही ज़्यादातर ये आता है। आप लोग अंग्रेजी में भी देख सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आइए इस संख्या पद्धति में कुल 16 होते हैं संख्या, तो आइए हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि इस संख्या पद्धति में कुल 16 और 0 से 9 तक, फिर उसके बाद 10, 11, 12 ना लिख के यहाँ उसके जगह पे ABCDF तक अंक होते हैं, ठीक है। और इसका प्रमुख मान 0 से 15 होते हैं, इसलिए हम अंकों को 10 से 15 के स्थान पर ABCDEF, जैसा कि यहाँ पे हम अभी ऊपर बता रहे थे, लिखा जाता है, अक्षर लिखते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में 10 अंक तथा 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। हेक्सा डिजिट को 4 बाइनरी मतलब बिट्स द्वारा निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हेक्साडेसिमल के बारे में कुछ। तो ये रहा संख्या पद्धति के प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बाइनरी, दशमलव और फिर अभी ऑक्ट और उसके बाद डेसिमल, ठीक है। तो ये रहा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर के कोड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम अभी बता रहे थे कि कोई नाम डाला जाता है तो वहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता है। हम लोग को लगता है कि हाँ हम नाम टाइप कर दिए आ गया, हम लोग सूचना देते हैं कंप्यूटर में, वो अपने कोड के अनुसार फिर वहाँ पे आपका नाम प्रदर्शित कर देता है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि कंप्यूटर कोड्स, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर कोड्स क्या है? तो कंप्यूटर प्रत्येक प्रकार के कैरेक्टर जैसे कि अल्फ़ाबेट, संख्या या चिन्ह स्टोर कर सकता है। इन सभी कैरेक्टर्स निरूपण जैसे रिप्रेजेंटेशन के लिए बाइनरी संख्या पद्धति पर आधारित एक विशेष प्रकार के कोड की आवश्यकता होती है, जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं, ठीक है। तो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे दोस्तों वही है कंप्यूटर कोड्स, चूँकि बस ये हम लोग को जानना है कि कंप्यूटर कोड्स क्या होता है। अब आइए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे कंप्यूटर कोड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित है, तो कौन कौन से हैं ये अब हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, अगला है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और नेक्स्ट है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि कंप्यूटर कोड्स विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ निम्नलिखित है, ये मान लीजिए प्रकार दे दिया है, तो हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कंप्यूटर कोड्स में निम्नलिखित में से कौन से नहीं होते हैं या कौन से होते हैं, ठीक है। 4 नाम दे देगा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, चौथा मान लीजिए कोई अलग से कुछ भी नाम उठा के दे दिया, ठीक है, और वहाँ पूछ देगा कि कौन सा नहीं है, तो जो नहीं होगा हम लोग को चौथा नंबर जो छांटना होगा। पूछ देगा निम्न में से कौन सा है, और ये कंप्यूटर जो कोड्स के प्रकार है इनमें से किसी एक का नाम देगा, 3 अलग नाम दे देगा, तो फिर हम लोग को वहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा। तो 1-2 बार हम लोग बस एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये चीज़ें हम लोग को माइंड में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ध्यान पे आ गया क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और क्या है नेक्स्ट टॉपिक? सॉफ्टवेयर। तो चलिए सॉफ्टवेयर परिचित तो सभी लोग होंगे, नाम सुने होंगे, और ज़्यादा दिन ना हुआ तो आप लोग से अगर हास्यास्पद एक बात कहें तो आप लोग अभी मान लीजिए आज के 5 साल पहले, ज़्यादा नहीं, 5 साल पहले हम लोगों के पास ऐसे ऐसे फ़ोन थे कि जिसके सॉफ्टवेयर ही उड़ जाते थे। पॉकेट में रखे हैं, कहीं गिर गए, चाहे बैठे उसी पे, अगर पॉकेट में पीछे वाले पॉकेट में कहीं रख दिए हैं फ़ोन, तो क्या हुआ कि उसका सॉफ्टवेयर ही उड़ गया, ठीक है, हैंग कर दिया या काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सॉफ्टवेयर चढ़ाए, 50-50 रुपये का जाकर हाँ सॉफ्टवेयर भैया चढ़ा दो लैपटॉप वाले से या जन सेवा केंद्र पे, जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पे चढ़ती थी। तो सॉफ्टवेयर आप लोग नाम से परिचित हैं, लेकिन आइए हम लोग प्रकार वगैरह नहीं जानते थे या इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़े थे, तो थोड़ा सा हम लोग आज जानेंगे कि क्या चीज़ें होता है सॉफ्टवेयर और इसके कितने प्रकार हैं और क्या क्या है। तो पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो यह प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वह श्रृंखला है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो ये तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर का प्रकार, परिभाषा। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है, चाहे सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार या भाग। तो ये रहा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है।
सॉफ्टवेयर के प्रकार में जो सबसे पहला नाम आता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसमें जो पहला आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये दोनों नाम हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा है? पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक, दूसरा जो नाम आता है सॉफ्टवेयर के प्रकार में तो सिस्टम यूटिलिटीज। ठीक, और जो थर्ड आता है उसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो 4 नंबर पे आता है उसका नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार हैं सॉफ्टवेयर के। तो आप लोग याद कर लीजिए कि अगर पूछेगा कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार हैं उनके नाम बताइए, अगर मान लीजिए ये तो नहीं पूछेगा पर ये पूछेगा, दे देगा आप लोग को सामने के वहाँ पे निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है, तो फिर हम लोग को वहाँ पे बताना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये रहा मोटा मोटा सॉफ्टवेयर के प्रकार। ठीक है, अगर ये हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे प्रोग्रामिंग भाषा को पढ़ेंगे। अब प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है ये चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। जैसे प्रोग्रामिंग भाषा, तो कंप्यूटर हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को नहीं समझ पाता है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई नाम लिख रहे हैं, जैसे राम श्याम, या अभी समझ लीजिए आपका ही मान लीजिए हमें सामने से कोई नाम ऐसे बताया, जैसे अंकित जी देख रहे हैं, अरुण जी देख रहे हैं, या गेस कर रहे हैं कोई भी नाम, चाहे मान लीजिए हम विक्रम नाम से भी बहुत से लोग दोस्त देख रहेंगे। लड़कियों में मान लीजिए सुनीता, लता, वैशाली या वैष्णवी, तमाम नाम। ठीक है, दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई कोई गुस्सा आ जाए कि लड़कियों का ही नाम ले रहे हैं, लड़कियों का नहीं ले रहे हैं, या लड़कियों का नाम ले रहे हैं, लड़कों का ही ले रहे हैं। तो दोनों पक्ष के लिए मान लीजिए किसी का नाम अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। इसके प्रोग्राम्स विशेष प्रकार की भाषाओं से लिखे जाते हैं, जैसा कि अभी बता रहे थे कि उनका एक कंप्यूटर का भाषा का जो कोड होता है वो एक अलग ही होता है। इन भाषाओं को कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो कौन कौन सी होती है अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं निम्न प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन सी अब भाषा में कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए अब हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे कि निम्न स्तरीय भाषा, जो सबसे पहला प्रकार होता है प्रोग्रामिंग भाषा में, तो निम्न स्तरीय भाषा। और निम्न स्तरीय भाषा भी 2 प्रकार की होती है, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। ध्यान दीजिए, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मशीनी भाषा और असेंबली भाषा। जो सेकेंड नंबर का हम लोग का आता है प्रोग्रामिंग भाषा में प्रकार, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मध्यम स्तरीय भाषाएं। ठीक है, और जो सबसे लास्ट आता है उसका नाम है उच्च स्तरीय भाषाएं। तो ये 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा होती है जो अभी आप लोग देखें सामने, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाषा अनुवाद पढ़ेंगे। तो जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो ये क्या होता है और इसको प्रकार क्या होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि है भाषा अनुवाद, तो ये प्रोग्राम्स होते हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा मतलब मशीन लैंग्वेज में करते हैं। भाषा अनुवादक को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो आइए कौन कौन से होते हैं, जैसे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रेटर है, प्रिंटर और इंटर नहीं कर रहे हैं। तो भाषा अनुवादक आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। जैसे कि हम अभी बोल रहे थे कि आप लोग जो नाम लिखते हैं एग्जैक्ट हम लोग ये नाम नहीं डालते हैं, हम लोग डालते हैं लेकिन वहाँ पे कोड होता है, फिर वहाँ से चेंज होकर जाके स्क्रीन पे वो अपने कोड के अनुसार आपका नाम लिखता है। तो उसमें कौन कौन से अनुवादक में होते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के ये होते हैं जो हम लोग की सहायता करते हैं। तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर चलाते होंगे इससे परिचित होंगे, तो हम लोग उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इनको हम लोग जैसे माइक्रो एक्सेल वगैरह होता है तो इसको हम लोग यूज करते ही हैं। तो आइए देख सकते हैं पहले सॉफ्ट ऑफिस देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका ने किया था। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। यह सॉफ्टवेयर किसी भी कार्यालय या किसी स्कूली आदि में विशेष रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम MS ऑफिस है। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों के लिए काम की चीज़ें क्या है,
जैसे कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ, तो 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका ने किया था। तो किसने किया था, किस देश ने, तो अमेरिका ने। तो हम लोग को जो उपयोग की चीज़ें हैं कि कब हुआ था, तो 1988 में, और कब, तो अमेरिका ने। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। और इसका प्रयोग मुख्य रूप से एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार का सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग को मोटा मोटा जो चीज़ें याद रखना है, तो ये 2 चीज़ें तो हमेशा याद रखें, क्योंकि अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दे दिया है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होगा। तो हो सकता है ये पूछ दे कि अलग अलग करके मिलान वाला, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, और बोल दे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब इसका आविष्कार हुआ, इसके फिर नीचे दे दे आपका, मान लीजिए ऐसे दूसरे चीज़ों का नाम और आपका मिलान वहाँ पूछ दे। तो इसके अनुसार ये चाहे कहाँ के कंपनी है। अब देख लीजिए, जैसे माइक्रो आपके पास सॉफ्ट वर्ड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में, उसमें कुछ एडिट करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। अभी बोल रहे थे कि जो लोग थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर यूज करते हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रो ऑफिस वगैरह ये यूज करते हैं। और जैसे वर्ड स्टार, ईजी वर्ड, नोटपैड आदि MS वर्ड और फाइल फॉर्मेट और .doc और ये इसमें प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कि इसका हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट हम लोग वर्ड पढ़ें। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ विशेषता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, जैसा कि आप लोग को सामने दिखाई दे रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं, तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, टेक्स्ट एडिटिंग। तो टेक्स्ट एडिटिंग में क्या होता है, तो यह एक MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना, टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि कार्य अनुमति करता है। जैसे हम लोग अब किसी एप्लीकेशन के द्वारा फ़ोन में ही लिखते हैं, उसको उसका फॉन्ट चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटालियन, मतलब अलग अलग तरह का दिया होता है वहाँ पे स्टाइल, तो उसको चेंज करते हैं। तो वही चीज़ ये करता है माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है फॉर्मेट टेक्स्ट। तो इसके द्वारा भी MS वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार के शब्द की डिजाइन में मॉडिफाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के स्टाइल जैसे बोल्ड, इटैलिक प्रयोग करके टेक्स्ट अपीयरेंस को बदल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों फॉर्मेट टेक्स्ट में वही बात है अभी जो हम बता रहे थे आप लोगों को कि फ़ोन में भी आजकल हम लोग यूज कर लेते हैं किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू। अगला है इंडेंटेशन, और ये कहता है तो इसके प्रयोग से टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच में चारों ओर से स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन, और ये क्या होता है, इसका प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, ओरिएंटेशन उपलब्ध करता है और पोर्ट्रेट ऊर्ध्वाधर ओरिएंट के लिए, लैंडस्केप क्षैतिज ओरिएंट के लिए होता है, ठीक है। चूँकि अभी हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट की विशेषता पढ़ते हैं इसमें आप लोग मोटा मोटा समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग तमाम तरह के आ गए हैं, जैसे पिकआर्ट और कई तरह के एप्लीकेशन आ गए हैं। हम किसी एप्लीकेशन के प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं जिसको हम लोग सामान्यतः दिनों में यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे एडिट करते हैं, लिखते हैं, फ़ॉन्ट चेंज होता है, तो यही सारी चीज़ें ये माइक्रोसॉफ्ट की विशेषता है जिसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और एक हमने आप लोग को मोटा मोटा उदाहरण बताया कि इस तरह से होता है। और अगला जो है वो है मेल मर्ज। ये क्या होता है, यह MS वर्ड की वह सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। इसमें 2 फाइलें से सूचनाएं लेकर उन्हें आपस में मर्ज कर वास्तविक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 अगर मेल है तो उनको एक में जोड़ के और किसी को भेज सकते हैं। चलिए अब आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको हम बात कर रहे थे। तो ये क्या होता है, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ डाटा प्रोफेशन दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करते हैं। व्यवस्थित डाटा को वेब पर पब्लिक करने तथा रियल टाइम डाटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसे वर्कशीट भी कहते हैं। और MS एक्सेल में
स्प्रेडशीट या वर्कशीट बहुत से खानों या शैलों का एक समूह होता है। इस तरह दोस्तों जो यूज किए होंगे वो जानते होंगे, इस तरह से इस खानों का समूह होता है, ठीक है, माइक्रो एक्सेल में, ठीक है। और आगे देख सकते हैं जिन्हें राज लिखा है हिंदी में रो, ठीक है, तथा कॉलम्स के रो कॉलम के में व्यवस्थित किया जाता है। MS एक्सेल के अतिरिक्त कुछ अन्य स्प्रेडशीट जैसे स्नोबॉल, लोटस 1 2 3, एप्पल्स नंबर्स आदि है। MS एक्सेल का फाइल फॉर्मेट .xls होता है जो यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आप लोग से फॉर्मेट भी पूछ सकता है कि MS एक्सेल का फॉर्मेट कैसा कौन है, तो .xls, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो यह MS ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। तो एक तो पॉइंट यहीं पे हो गया हम लोग का परीक्षा की दृष्टि से कि इसको किसी ने कौन सी कंपनी ने विकसित किया, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। पावर पॉइंट एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम है जो आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन की सुविधा देता है। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन .ppt या .pptx होता है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ppt या pptx होता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से। अब अगला हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो ये क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक प्रकार का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलप करने के लिए करते हैं। MS एक्सेस का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, तो .accdb। तो ध्यान दीजिएगा इसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है। और फाइल फॉर्मेट अभी हमने माइक्रो एक्सेल का भी देखा और फिर पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन का भी। तो ये चीज़ें हम लोग को याद करनी पड़ेगी क्योंकि उनका फाइल फॉर्मेट एक तरफ दे देगा और ये एक तरफ नाम दे देगा, पूछेगा कौन किसका है और मिलान करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम लोग को इस पर ध्यान देना है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे डाटाबेस। और डाटाबेस क्या होता है, तो आइए हम लोग देख सकते हैं। बस अब समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा और बचा है। जैसे डाटाबेस, तो डाटाबेस सूचनाओं का एक ऐसा व्यवस्थित संग्रह होता है जिससे हम किसी भी सूचना को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। डाटाबेस व्यवस्थित इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी डाटा या सूचना को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय किए हुए रूप में रखा जाता है, जिससे कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढकर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये होता है आपका डाटाबेस। और इससे में क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बस यही डाटाबेस क्या होता है ये जानना था। आइए हम लोगों को जो अब महत्वपूर्ण है उसमें देख लेंगे। डाटाबेस की आयो क्या है, वहीं कंपोनेंट्स क्या होता है डाटाबेस का। तो डाटाबेस के आयो के बारे में हम लोग बात करेंगे डाटाबेस के। तो ये निम्नलिखित जो आयो से मिलकर बना होता है। डाटाबेस प्रत्येक आयो ऑब्जेक्ट कहलाता है और डाटाबेस के आयो का वर्णन निम्नलिखित है। तो कौन कौन सा है, पहला है टेबल। और टेबल 2 प्रकार का आता है टेबल में, फील्ड और रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो डाटाबेस के आयो में मुख्यतः ये 4 हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, ठीक है। और टेबल 2 प्रकार का होता है, फील्ड और रिकॉर्ड टेबल में आता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ये डाटाबेस के आयो। अब हम लोग क्या करेंगे, डाटा हायरार्की। तो डाटा हायरार्की देख लेते हैं थोड़ा सा। यह डाटा व्यवस्थित संगठन को एक हायरार्की के रूप में संदर्भित करता है और एक ऐसा होता है जैसे बिट से बाइट्स, बाइट से फील्ड्स, फील्ड से रिकॉर्ड्स और फिर रिकॉर्ड से फाइल्स और फाइल से डाटाबेस, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, बिट से बाइट्स, बाइट से फील्ड से रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड से फाइल्स और फाइल से डाटाबेस, ठीक। तो ये होता है डाटा हायरार्की। अब ये क्रम आप लोगों को कैसे पूछेगा, तो सेम टू सेम यही जो क्रम है अभी आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन कैसे इससे पूछ सकता है, इतना आप लोग को बताना जरूरी था। ये सेम मान लीजिए ये सीक्वेंस है। अब वहाँ पे क्या करेगा, क्वेश्चन में जब पूछेगा तो यही 5 को सेम टू सेम दे देगा, 6 जो हैं, और इसमें क्या करेगा, इनका क्रम चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे डाटाबेस है तो इसको उठा के 3 नंबर पर रख देगा, रिकॉर्ड्स को पहले दे देगा।
और वहाँ पे पूछेगा कि डाटा हायरार्की का जो क्रम है जो सबसे मतलब तो कौन सा अनुक्रम सही है, तो वहाँ पे यही डाटाबेस फाइल्स, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, बाइट्स और बिट्स वाला हम लोग को छाटना होगा। इसी तरह का यूजीसी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए अब हम लोगों को आ गया लाइनमैन सब पढ़ने वाला। लाइनमैन नहीं, लाइनमैन जैसे लोकल एरिया नेटवर्क वगैरह पढ़ते हैं ना, हमेशा बहुत बचपन से ही पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म। तो अब थोड़ा सा वो आ गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क से तात्पर्य हमारा जो है आसपास या बिखरे हुए कंप्यूटर्स को इस प्रकार जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे के साथ सुविधाओं को शेयर कर सके। ठीक है, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के हम लोग एक तरफ से परिभाषित किया। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार को देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये रहा अभी लाइन मैन पैन का जो बात कर रहे थे कि कंप्यूटर के प्रकार। तो इसमें पहला जो आता है वो है लाइन, जिसका फुल फॉर्म नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है वैन, और इसको क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। और 4 नंबर क्या है, ये पैन, और इसका क्या नाम है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और 5 नंबर है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो इसको क्या कहते हैं, VPN। क्वेश्चन इससे कैसा पूछेगा आप लोगों को यही बता दे, और हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। एक तरफ नाम दे देगा, ठीक है, जैसे लाइन, मैन और वाइन, पैन, और एक तरफ इनका फुल फॉर्म दे देगा, ठीक है, और कहेगा सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसा पूछेगा, जैसे दे देगा कि VAN, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो हम लोग को वहाँ वाइड एरिया नेटवर्क नीचे दिया रहेगा। मान लीजिए वाइड नेटवर्क एरिया, आगे पीछे करके यही नाम दे देगा, तो जो वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा उसको छाटना होगा। जैसे मान लीजिए दे देगा VPN का फुल फॉर्म कौन सा होगा, तो वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट दे दे, फिर दूसरा आगे पीछे ऐसे करके 4 नाम बना दे, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो रहेगा उसको हम लोग को टिक करना होगा, वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद अब देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। यही नाम है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी कहते हैं। किसी टोपोलॉजी के प्रत्येक कंप्यूटर नोड या लिंक स्टेशन कहलाते हैं। इसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर एक दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी निम्न प्रकार के होते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसके द्वारा एक कंप्यूटर को दूसरे से परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो इतना ही हम लोग को याद रखना है। अब इसके जो प्रकार हैं इसको हम लोग थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 5 हैं। कौन कौन से हैं, तो बस टोपोलॉजी, स्टार, रिंग, मैश और ट्री। बाकी टोपोलॉजी सब में नाम जुड़ा है, तो हम लोग को याद क्या रखना है, तो बस, स्टार, रिंग, मैश और ट्री। ठीक है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और हम क्यों इतना आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रकार ही आप लोगों से पूछेगा, और उसके वर्गीकरण और जो चीज़ें हम क्वेश्चन बनाता है वैसे बस हमने उसी को उठाया है। अब बस टोपोलॉजी को हम लोग डिटेल में पढ़ने लगे तो ये क्लासेज हम लोग को कम से कम मान के चलिए कि 15-20-25 दिन चलेगी, और क्वेश्चन जो आएगा उतना हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब है नहीं। पहले ही बोले थे कि जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है, अब प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी करते ही हैं, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादातर फोकस करते हैं। बाकी इसको हम लोग देख लेते हैं पूरा मूल पाठ को, ताकि हम लोग को एक ग्राफ दिमाग में बढ़ जाए कि हाँ ये चीज़ें हम लोग को है इसमें सिलेबस में हम लोग को ये चीज़ें पढ़नी है। और जो क्वेश्चन जहाँ से पूछता है वहाँ से तो हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। बाकी प्रकार वगैरह पूछता है तो बस वहाँ पे हम लोग प्रकार ही पूछते हैं, उसका डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसके बारे में वहाँ पूछता भी नहीं है यूजीसी द्वारा। चलिए अब हम लोग जो अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो है संचार, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन इसके पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे इसका हम लोग प्रयोग किस में करते थे, तो उसका हम लोग प्रयोग संप्रेषण में करते थे, और संप्रेषण का ही दूसरा नाम संचार भी है या कम्युनिकेशन। तो इससे आप लोग अपरिचित नहीं हैं या छूता नहीं है, आप लोग जानते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की उत्पत्ति कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर से हुआ है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो लोग हमारी पिछली क्लास किए हैं।
जिसका अर्थ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इतना ही रहा। अगला है संचार मीडिया। तो किसी कंप्यूटर से टर्मिनल या किसी टर्मिनल से कंप्यूटर तक डाटा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम को कम्युनिकेशन लाइन या डाटा लिंक कहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से संचार मीडिया कौन कौन से प्रकार हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, गाइडेड मीडिया या वायर्ड तकनीकी, और अगला है अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस तकनीकी। तो ये दो प्रकार हैं आपके संचार मीडिया के। तो आप लोग इसको बस ध्यान रखिएगा। और इस तरह से दोस्तों आज की हम लोग की जो फर्स्ट क्लास है वो समाप्त होती हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से, जिसको शॉर्ट में हम लोग ICT कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। तो जो हमारे दोस्त हमारी वीडियो पे पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो दोस्त तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग का रिश्ता तो अभी मान लीजिए पेपर जब तक ना हो तब तक बना रहेगा। और ऐसा नहीं है कि तभी तक है, आगे भी चलेगा, आगे चीज़ें भी चलती रहेगी और इस प्लेटफॉर्म से आप लोग की काम की चीज़ें मिलती रहेगी। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम लोग का एक जो परिवार है ये बड़ा बने, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं आप लोग को और दी जा सके। और जो लोगों को PDF चाहिए वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे दोस्तों, आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आज की जितनी क्लासेज हो चुकी हैं आप लोग या तो प्रैक्टिस क्लास हो जो अगर दूसरे प्ले लिस्ट में है, आप लोग को एक बार बताना चाहेंगे कि हम लोग रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस भी लगाते हैं 50 क्वेश्चन का फर्स्ट पेपर से। तो आप लोग जाके वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है UGC नेट फर्स्ट पेपर प्रैक्टिस सेट, तो वहाँ से आप लोग उसमें पूरी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस पढ़ी हैं और प्रैक्टिस सेट की PDF हमने ऑलरेडी टेलीग्राम लिंक में डाल दिया है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और वहाँ से पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई वीडियो, नए जोश, नए उमंग के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।